हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज। सो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, देन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो रेडी? ओके देन लेट्स स्टार्ट। तो फिर शुरू करें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। पर शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मेरे आने वाले वीडियोस कैसे देखोगे। और अपने फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहले तो हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा कि ये डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन है क्या। देखो, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन बेसिकली है दोनों ही टर्म मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो इसे समझने के लिए हमें एक बार फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। फीमेल गैमेटोफाइट याद है ना, क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। तो जो हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखा था, तो उसके बाद हमने ये देखा था कि एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होता है, राइट? एट न्यूक्लियस होता है, राइट? तो उसमें से 3 सेल्स जो कि चैलेजल एंड पे होती हैं, उन्हें एंटीपोडियल सेल कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे 2 कॉर्नर वाली सेल होती हैं, उन्हें सिनर्जिड्स बोलते हैं। एक सेंटर सेल, माइक्रोपाइलर एंड में जो 2 सिनर्जिड्स के बीच में जो सेंटर सेल होती है, वो एक्चुअल में फीमेल गैमीट होती है। तो दिस इज द फीमेल गैमीट। और सेंटर में एक बड़ी सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें मेन रोल है इन पोलर न्यूक्लियाई का और फीमेल गैमीट का। इसलिए मैंने यही 2 टर्म जो है वो लेबल किए हैं। ठीक है, अब ये जो एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन होता है, यानी एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट होता है, उसमें भी हमने 2 सेल्स देखी थी। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली, और एक होती है छोटी वाली जनरेटिव सेल। ठीक है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड करती है और 2 मेल गैमीट बनाती है। जी हाँ, 2 मेल गैमीट बनाती है। ठीक है, तो जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे जर्मिनेट होता है, तो पोलन ट्यूब अराइज होती है, और वो पोलन ट्यूब अल्टीमेटली पहुंच जाती है एग तक या फीमेल गैमेट तक। अब वो किसी भी रास्ते से पहुंच सकती है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। हो सकता है वो पोरोगैमी हो, चेलेजोगेमी हो, मीजोगेमी हो, पर वो अल्टीमेटली फीमेल गैमेट तक पहुंच जाती है। इसके पास 2 मेल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल गैमेट तो एक ही है, यानी ऑब्वियसली एक फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा एक मेल गैमेट के साथ, जैसा हमेशा होता है, एंड एज अ रिजल्ट जाइगोट बनेगा। ठीक है, फीमेल गैमेट में फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था, मेल गैमेट हैप्लॉइड था, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड।
ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं। फिर व्हाट अबाउट दिस सेकेंड मेल न्यूक्लियस, इसका क्या होने वाला है? तो ये जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस है ये फ्यूज करेगा इन दो पोलर न्यूक्लियाई के संग। सो पोलर न्यूक्लियाई 1 प्लस पोलर न्यूक्लियाई 2, तो 3 न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज होने वाले हैं। एज ए रिजल्ट एक एंडोस्पर्म इनिशियल सेल बनने वाली है। और क्योंकि मेल न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियर 2 का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, तो जब ये तीनों फ्यूज होंगे तो इस एंडोस्पर्म इनिशियल का जो प्लॉइडी लेवल होगा वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड, n+n+n। तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार फीमेल गैमीट के संग और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के संग, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब, क्योंकि ये 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं 1 2 3, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। आई बात समझ में? आ गई? तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर कर देना, जिन्हें नहीं आई है ये बात समझ में, उनका भी भला हो जाएगा बेचारों का, है ना? तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है ना, इसमें जो हमने 2 चीजें पढ़ी, एज अ रिजल्ट ऑफ वन जाइगोट बन रहा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ अदर एंडोस्पर्म इनिशियल बन रही है। तो जिसमें जाइगोट बन रहा है ना, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज हो रहा है, उसको सिनगेमी कहते हैं। और जो दूसरा वाला ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ, उसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो गैमीट सेल नहीं है, दे फॉर्म एंडोस्पर्म, वेजिटेटिव पार्ट बनाएंगे, इसीलिए इसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन होने के, क्यों ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है? तो 2 प्रोडक्ट इससे मिल रहे हैं हमें डबल फर्टिलाइजेशन से, कौन कौन से? जाइगोट और एंडोस्पर्म। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड है यानी कि जो सेल होंगी उनका साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा बल्की होगा और काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होंगे उनमें। सो वो काम करेंगी टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट का काम करेंगी वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो तो ऑटोट्रोफिक नहीं है ना, अभी वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो उसे तो अपने कहीं ना कहीं से नरिशमेंट की जरूरत है ही, नरिशमेंट उसे चाहिए ही, वो नरिशमेंट उसे प्रोवाइड करेगा ये एंडोस्पर्म। इट इंक्रीजेस द वायबिलिटी ऑफ सीड ऑफ एंजियोस्पर्म। तो क्योंकि उसके अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, तो एम्ब्रियो बहुत जल्दी मरता नहीं है। अगर सीड जर्मिनेट होने में टाइम भी ले ले तब भी एम्ब्रियो के पास टाइम होता है टू सर्वाइव, इसीलिए सीड्स की वाइबिलिटी काफी अच्छी होती है। और इट यूटिलाइजेस बोथ मेल गैमिट प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन, और इसकी वजह से पोलन ग्रेन ने जो मेल गैमिट 2 प्रोड्यूस किए उन दोनों का इस्तेमाल हो जाता है। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये समरी है पूरी। ठीक है। फ्लावर के पार्ट से लेके एवरीथिंग, सीड बनने तक, सीडलिंग बनने तक, काफी अच्छा डायग्राम है, आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है। ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आए, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, ये तो 3 पोलन ग्रेन एक्चुअली आ चुके हैं, स्टिग्मा पे लैंड हो चुके हैं और अलग अलग पोलन ट्यूब निकल रही हैं। ऑलरेडी इसमें 6 ओव्यूल हैं, तो 6 पोलन ग्रेन तक इसमें जर्मिनेट होंगे। ठीक है। फिर ये एक सिंगल ओव्यूल का सेक्शन दिखाया हुआ है, इसमें
डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बाद एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, एक जाइगोट बन गया। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, और ये ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ठीक है, सो ये एक समरी काइंड ऑफ डायग्राम है, वेरी गुड डायग्राम। नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जिस एंडोस्पर्म की हम इतनी बातें कर रहे हैं वो आखिर में डेवलप कैसे होता है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, वो रेपिडली डिवाइड करती है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेती है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अच्छा, अब मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करके बताएगा कि ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये माइटोटिक है या मियोटिक है, बताओ। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है तो ये कौन सा वाला डिवीजन हो सकता है, माइटोसिस या मियोसिस? सोचो सोचो, आंसर तो मैंने बता ही देना है। अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी, अभी तुम सोचो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये जो सेल्स है इस टिश्यू की, वो रिजर्व फूड मटेरियल के संग भरी रहती हैं और न्यूट्रिशन में यूज होती हैं ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये भी एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक सेलुलर एंडोस्पर्म और एक हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिनके एग्जाम्पल है कोकोनट, डेटूरा एंड मोनोकॉट्स रिस्पेक्टिवली। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये अलग अलग टाइप के जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं ये कैसे होते हैं। तो ये जो सबसे पहला डायग्राम है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का है। ठीक है, जिसमें ये ऊस्पोर है और इससे तो ये जो सबसे पहला टाइप है ये है न्यूक्लियर, जो कि किस में मिलता है, कोकोनट में। ठीक है, तो कोकोनट में क्या होता है, ये तो ऊस्पोर है, जाइगोट जो है, जाइगोट अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना है। बाकी ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है जो कि डिवाइड करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये फ्रीली डिवाइड करते हैं, फ्रीली। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस होता है केवल। इनमें सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस का फ्री डिवीजन होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड होके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं पेरिफेरी पे, और बीच में एक कैविटी बनने लग जाती है, और अल्टीमेटली फिर आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन स्टेज इनमें सेल वॉल बनने लग जाती है, अलग सेल जो होती है वो अलग अलग हो जाती है और पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जो लिक्विड कोकोनट मिल्क जिसे बोलते हैं, जो हम पीते भी है, नारियल पानी, वो क्या होता है एक्चुअली में पता है? और देखा होगा तुमने, नोटिस किया होगा कि जब हम हरा नारियल पीते हैं तो उसमें पानी ज्यादा होता है और उसकी जो गिरी होती है, जो सॉलिड पार्ट है वो काफी कम होता है, मलाई जिसे बोलते हैं, मलाई, कोकोनट की मलाई जिसे बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कोकोनट मेच्योर होता जाता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो काफी कम रह जाता है, और वो जो मलाई है वो काफी सॉलिडिफाई होके गिरी में कन्वर्ट हो जाती है, कोकोनट की जो गिरी हम खाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म होता है। और कोकोनट का सीड आपने देखा है, कोकोनट में इस तरीके से अगर कोकोनट का जो शेप होता है, तो यहाँ पे पॉइंटेड एज को कभी ध्यान से तोड़ना, तो यहाँ पे इस तरीके का एक वो निकलेगा, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। सीड तो खैर पूरा कोकोनट ही सीड है, एम्ब्रियो निकलेगा एक व्हाइट कलर का छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो जिसका एग्जांपल हमने क्या दिया था, डेट्यूरा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लियरली जो एंडोस्पर्म का जो एंडोस्पर्मिक जो सेल है वो नॉर्मल डिवीजन करती है, माइटोसिस, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन करती है।
हाँ, कहा तो था मैंने एंड में बताऊंगी, लेकिन यही बता दिया मैंने। ऑब्वियस सी बात है यार, 3n है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड जो सेल इनिशियली बनी थी वो ट्रिप्लॉइड है, और बाद में जो टिश्यू बन रहा है वो भी ट्रिप्लॉइड है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहे हैं। तो माइटोटिक डिवीजन में ही होता है वो। एंड ऑन द अदर हैंड मियोसिस सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब गैमीट फॉर्म होने हो, ठीक है। यहाँ कोई गैमीट तो फॉर्म हो नहीं रहा, तो चाहे एम्ब्रियो हो और चाहे एंडोस्पर्म हो, दोनों में ही जो आगे डिवीजन होंगे वो सारे माइटोसिस ही होंगे। मियोसिस हो चुका, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम में हो चुका, अब मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। सो ये एंडोस्पर्म नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन करता है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, और 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से सेल बनती जाती है, और अल्टीमेटली एक ये पूरा सॉलिड एंडोस्पर्म बनके तैयार हो चुका है, और ये एम्ब्रियो भी बन चुका है जो नरिशमेंट ऑब्टेन कर रहा है इस एंडोस्पर्म से, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोबियल टाइप का। तो हेलोबियल टाइप जो कि मोनोकोट्स में होता है, पहला डिवीजन तो जो ये करता है एंडोस्पर्म, पहला डिवीजन नॉर्मल होता है, माइटोसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। उस एज अ रिजल्ट 2 सेल बनती है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। बाद में ये सेल्यूलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन करने लग जाती है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाते हैं इसके अंदर, एज यू कैन सी। पहले ये 2 सेल बनी, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, ठीक है। उसके बाद इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, और ये एक तरीके से ये सेम रिजेंबल कर रहा है इस न्यूक्लियर डिवीजन को, इस न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को, जो कि हमने कोकोनट में पढ़ा था, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर इसमें वापस से सेल वॉल डेवलप होंगी इन फ्री न्यूक्लियस के अराउंड, और वही एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड है, ऑब्वियसली वहीं तो है एग सेल, तो जहाँ पे एग सेल होगी वहीं पे जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होगा। बाकी जगह पे क्या होगा, एंडोस्पर्म। अच्छा, ये तो हमने एग सेल की और पोलर न्यूक्लियाई की बात कर ली। एंटीपोडियल और सिनर्जिड्स का क्या हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया? है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और नहीं तो इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट डाइकॉट एम्ब्रियो का है। मैंने इसको काफी सिंपलाइज करने की कोशिश की है, एक फ्लो चार्ट सा बना दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है कि आप इसको एक्चुअली ऐसा सोचो कि प्लांट में इस तरीके से सेल डिवाइड हो रही है, नहीं, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद कौन सी स्टेप्स हो रही है। तो ये जाइगोट या oospore है, जो कि बना है एज अ रिजल्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होके इसमें एक सेल से 2 सेल बनती है। जो माइक्रोपाइलर वाली एंड वाली जो सेल है इसमें से, वो सस्पेंसर सेल होती है, और वो अल्टीमेटली बहुत सारे डिवीजन के बाद एक सस्पेंसर डेवलप कर देती है। इस सस्पेंसर की जो लोअर मोस्ट सेल होती है वो इस तरीके से फैल के हस्टोरियम बना लेती है। इस हस्टोरियम का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म, और बाकी की ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम की तरह जो स्ट्रक्चर बना रही हैं, इन्हें हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो हाइपोफाइसिस है रेडिकल और रूट कैप डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद जो एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियो सेल में 2 वर्टिकल और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इस तरीके से टोटल 2 टायर में 8 सेल प्रेजेंट होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। जो ऊपर वाली 4 सेल है वो एपीबेसल सेल बनाती हैं, और जो नीचे वाली 4 सेल है वो हाइपोबेसल सेल बनाती हैं। एपीबेसल सेल से 2 कोटाइलिडोन और प्लेम्यूल डेवलप होता है, और हाइपोबेसल सेल से हाइपोकोटाइल एक्सेप्ट इट्स टिप डेवलप होता है। फिर इसमें इनमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, एज अ रिजल्ट 2 टायर बनते हैं, ठीक है। 8
8 सेल के, 8 सेल इनर, 8 सेल बाहर की तरफ। तो जो आउटर सेल सर्किल ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये डर्मेटोजन या प्रोटोडर्म बनाता है और अल्टीमेटली ये एपिडर्मिस में डेवलप हो जाता है। और जो इनर सर्किल ऑफ सेल है, ये फर्दर प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है, जो कि अल्टीमेटली कॉर्टेक्स और पिथ में डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, प्रोकैम्बियम से स्टील बनती है, वेस्कुलर स्ट्रैंड बनते हैं, और ग्राउंड मेरिस्टेम से कॉर्टेक्स एंड पिथ बनता है। ओके, सो एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, इस फ्लो चार्ट को, नॉट डायग्राम, दिस इज द फ्लो चार्ट। और अगर आपको ये फ्लो चार्ट देखना है और अच्छे से, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो है www.learnsciencesonline.com। इस वेबसाइट पे आपको इस पूरे टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी डायग्राम मैंने इस वीडियो में या प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें इस्तेमाल किए हैं, वो डायग्राम्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप मानो या ना मानो, पर बायो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम्स के संग पढ़ना, फ्लो चार्ट्स के संग पढ़ना, टेबल्स के संग पढ़ना। क्योंकि बायो में इतना कुछ लर्न करने के लिए होता है कि अगर आप उसे सिर्फ थ्योरेटिकली लर्न करने की कोशिश करोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो बेटर है कि इस तरीके के फ्लो चार्ट आप बनाओ, या तो खुद से बनाओ, या तो अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो फिर उनको, अगर आप उनको ऐसी जगह पे कहीं लगा सको, अपने रूम में, अपने वॉल पे कोई नोटिस बोर्ड हो आपके स्टडी रूम में, तो वहां पे जहां आपकी नजर रेगुलरली पड़ती हो, तो देखो चुटकियों में आपको ये सब चीजें याद हो जाती हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो कोशिश करना इस तरीके से पढ़ने की, डेफिनेटली बायो बहुत अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो अभी तो हमने ये देख लिया एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि कौन कौन सी किस तरीके से डाइकॉट एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है। अभी हम टेक्निकली देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले जायगोट है। जायगोट में डिवीजन हुआ और जो माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल थी वो सस्पेंसर सेल बना रही है, और चैलेजल एंड वाली जो सेल थी वो एम्ब्रियो सेल बना रही है। फिर सस्पेंसर सेल से, जैसा कि मैंने बताया था, सस्पेंसर सेल में भी जो बेसल सेल रहती है वो हस्टोरियल सेल बनाती है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। ये पूरा सस्पेंसर बन गया। ये सस्पेंसर अल्टीमेटली किसको, इट विल गिव राइज टू व्हाट, रेडिकल। ठीक है, उसके बाद डी जो है, ये यहाँ पे ये जो सस्पेंसर की बात हो गई, प्लस ये एम्ब्रियो सेल में भी डिवीजन चल रहा है। तो ये पहले 4 सेल बनी, और फिर 4 से, ये 4 नहीं है एक्चुअली में, ये 8 है सी में, क्योंकि ये 4 आगे की तरफ दिख रही है, 4 पीछे की तरफ दिख रही है, ये ऑक्टेंट बन चुका है। फिर ये डी वाले डायग्राम में ये इनर सर्किल और आउटर सर्किल बन चुका है पेरिक्लिनर डिवीजन के बाद। ठीक है, आउटर जो सेल है वो क्या बना रही है, डर्मेटोजन बना रही है, जो अल्टीमेटली किस में डेवलप होगी, एपिडर्मिस में। ठीक है, उसके बाद जो ई स्टेज है, ये एम्ब्रियो जो है वो कैसा है, ग्लोब्यूलर है, गोल है ना, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, जिसमें रेडिकल, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम और डर्मेटोजन, इनके अलग अलग रीजन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, फिर जो ये एफ वाला है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, क्योंकि जो ये जो कोटाइलेडोन है ये थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं, तो क्योंकि ये कोटाइलेडोन बढ़ने लगे हैं तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया। और ये जी और एच है, ये मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है, इसे टॉर्पिडो स्टेज भी बोलते हैं। ये कोटाइलेडोन्स काफी बड़े बढ़ चुके हैं, ये कोटाइलेडोन्स हो गए हैं। ठीक है, और ये बीच में जो एक एक छोटा सा रिज सा दिख रहा है, ये प्लेम्यूल डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेस में यहाँ पे रेडिकल डेवलप हो रही है, सस्पेंसर, और ये हस्टोरियम। एंड दिस इज द फाइनलाइज एम्ब्रियो, फाइनली जो मेच्योर डाइकोट एम्ब्रियो जिस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, सो आई होप all the stages in the development of dicot embryo is clear to you people. नेक्स्ट आता है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। तो ये फ्लो चार्ट आपको शो कर रहा है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। जाइकॉट में माइटोसिस होता है, एज अ रिजल्ट 2 सेल बनती हैं। वही नीचे वाली जो सेल है,
माइक्रोपाइलर एंड वाली जो सेल है वो सस्पेंसर सेल बना देती है और सस्पेंसर सेल की जो बेस सेल है वो क्या बन जाती है, हस्टोरियम बन जाती है। ऊपर वाली जो सेल है वो डिवाइड अगेन करती है और एज अ रिजल्ट दो सेल बनती हैं। सबसे ऊपर टर्मिनल सेल और बीच में सस्पेंसर और टर्मिनल सेल के बीच में जो होती है वो मिडिल सेल बनती है। अभी जो टर्मिनल सेल है वो अगेन एंड अगेन डिवाइड करके प्लूम्यूल और सिंगल कोटाइलेडोन बनाती है, क्योंकि मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो कोटाइलेडोन एक ही होगा, ठीक है। और जो मिडिल सेल है वो डिवाइड करके हाइपोकोटाइल, रेडिकल और कुछ सस्पेंसर में कुछ और सेल ऐड करती है, ठीक है। जो सिंगल कोटाइलेडोन है उसे स्क्यूटुलम बोलते हैं। ये रैपिडली ग्रो करता है और इसकी वजह से जो प्लूम्यूल है वो शिफ्ट हो जाता है एक डिप्रेशन में। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको शो कर रहा है मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ये पहले जाइगोट है, ऊक्सपोर, फिर इससे सस्पेंसर सेल, मिडिल सेल और टर्मिनल सेल बनी, ठीक है। ये डिवीजन होने लगा टर्मिनल सेल में। टर्मिनल सेल में डिवीजन से एम्ब्रियो डेवलप होने लगा। ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया है जिसमें ये कोटाइलेडोन और प्लूम्यूल के रीजन अलग अलग हो चुके हैं। अल्टीमेटली कोटाइलेडोन की जो सेल है वो बहुत तेजी से डिवाइड कर रही है और जो प्लूम्यूल है यहाँ पे साइड में शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो ये प्लूम्यूल जो है डिप्रेशन में शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ये मेच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि ये मोनोकोटाइलिडोन है जिसे स्क्यूटुलम बोलते हैं। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल एक प्रोटेक्टिव शीट होती है प्लूम्यूल के ऊपर। फिर ये शूट एपेक्स है प्लूम्यूल के अंदर, ये एपिब्लास्ट है, ये रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो होता है वो भी एक प्रोटेक्टिव शीट होता है ओवर रेडिकल। तो ये स्ट्रक्चर है ऑफ अ मेच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर में कंपेयर करें तो डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लूम्यूल दोनों कोटाइलिडोन के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्लूम्यूल है वो साइड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये प्लूम्यूल है यहाँ पे साइड में शिफ्ट हो चुका है कोलियोप्टाइल के नीचे, ठीक है। ये दो कोटाइलिडोन है, यहाँ पे सिंगल कोटाइलिडोन है जिसे स्क्यूटुलम बोलते हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप। यहाँ पे कोलियोराइजा भी है रूट कैप के ऊपर, प्रोटेक्टिव शीथ, ठीक है। ये रूट कैप, रेडिकल अल्टीमेटली किस में डेवलप होता है, रूट में, ओके। यहाँ पे दो जगह टर्म है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होती है, तो जैसे कि मैं एक डाइकॉट सीड का एग्जांपल ले रही हूँ। तो ये डाइकॉट सीड है, जिस पॉइंट पे दोनों कोटाइलिडोन जुड़े होते हैं उसे सेंटर एक्सिस बोलते हैं, जिसके ऊपर प्लूम्यूल होता है और नीचे रेडिकल होता है। तो ये जो सेंटर एक्सिस है इससे ऊपर प्लूम्यूल के नीचे और सेंटर एक्सिस से ऊपर ये वाला जो इतना पार्ट होता है इसे एपिकोटाइल कहते हैं। और इसी तरीके से रेडिकल से थोड़ा ऊपर और सेंटर एक्सिस से नीचे जो पार्ट होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। सो ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल रीजंस हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो के, ठीक है। नेक्स्ट है सीड एंड फ्रूट। तो सीड एंड फ्रूट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जिसमें मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फ्रूट क्या होता है, फिर ये फ्रूट में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है, फिर सीड के क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किस किस बेसिस पे सीड के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिर दो टिपिकल सीड, बीन सीड और मेज सीड का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी उन वीडियोस में दे चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, सेक्सुअल रिलेटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनकम्पैटिबिलिटी, जबकि जो गैमीट्स हैं आपस में कंपैटिबल ना हो और वो आपस में या तो फ्यूज ही ना कर पाए, और अगर फ्यूज कर भी जाए किसी तरीके से तो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो फर्टाइल ना हो।
तो इस फिनोमेनन को सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में भी इंटर स्पेसिफिक हो सकती है, में भी इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। इंटर मीन्स दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, इंट्रा मीन्स एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्री क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है या फ्री क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है अमंग्स द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो जैसे कि मैंने वहां पे रोज और हिबिस्कस का एग्जांपल दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, तो रोज के ऊपर अगर हिबिस्कस का पोलन ग्रेन आके गिर जाता है तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो क्योंकि पोलन ग्रेन है, फ्रीली एयर के संग आ रहा है या इंसेक्ट के संग आ रहा है या वाटर के संग आ रहा है, तो उसको क्या मालूम कि उसको कौन से फ्लावर पे लैंड करना है। वो तो जो फर्स्ट फ्लावर कांटेक्ट में आता है उससे लैंड कर जाता है। तो इस तरीके की फ्री क्रॉस पॉलिनेशन या फ्री क्रॉस फर्टिलाइजेशन ना हो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है ये इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग एंड प्रमोट आउटब्रीडिंग, जो कि इनब्रीडिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। यानी एक ही प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करे और उसी स्पीशीज के दो प्लांट डिफरेंट प्लांट्स के बीच के जो पॉलिनेशन है उसको प्रमोट करे। तो इंट्रा स्पेसिफिक वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस का थोड़ा सा एक आइडिया सा देना चाहूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, एज अ रिजल्ट डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और फिर वो डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फाइनली अडल्ट बनाता है। ठीक है, ऐसा ही नॉर्मली होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो जाइगोट बन गया और जाइगोट से अडल्ट बन रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही सीड बन गया? तो सिर्फ फीमेल गैमेट से सीड बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और सीड बन गया और फिर सीड से प्लांट बन गया। तो इस तरीके के जो सीड होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे भी दो टर्म्स होती हैं, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी। ये दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, वो है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। लेकिन ये दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ना प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम डिफरेंस के अंदर भी दूसरा डिफरेंस देखने लग गए। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस का डिफरेंस देख रहे थे और वहीं मेरे दिमाग में पार्थिनोकार्पी भी आ गया, तो अब मैं पार्थिनोकार्पी का भी डिफरेंस बताने लग गई हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि एक प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है, ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है। ठीक है, यही होता है फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। अभी पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जब ओव्यूल से सीड बन जा रहा है, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। वहीं पार्थिनोकार्पी वो प्रोसेस है जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में। ये प्रोसेस है पार्थिनोकार्पी। अगर पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस संग में हो रहा है तो एज अ रिजल्ट
फ्रूट भी बनेगा और उसके अंदर सीड भी बनेगा, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ पार्थिनोकार्पी हो रहा है तो फिर हमें सीडलेस फ्रूट मिलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कन्वर्जन नहीं हुआ, ओव्यूल में सीड नहीं बना, ओवरी सीधे फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, फिर वो हमें सीडलेस फ्रूट मिलेंगे। सीडलेस फ्रूट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है? पार्थिनोकार्पी का है, पार्थिनोजेनेसिस का नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस का कैरेक्टरिस्टिक है ओव्यूल का कन्वर्जन इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो प्लीज ये दोनों चीजें ध्यान रखना, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस दो अलग अलग चीजें। कार्पी, कार्पी इज फ्रूट, कार्पी कम्स फ्रॉम कार्प, कार्प मीन्स फ्रूट। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो। तो वापस आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस पार्थिनोजेनेसिस पे। तो ये पहले वाले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल दे रखा है, जिसमें गैमीट मदर सेल से एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूसिस oocyte और स्पर्म बने और उन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट तीन जो है वो पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल हैं, जिसमें से पहला है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, फिर है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के भी दो एग्जांपल है, ऑटोमिक्सिस और एपोमिक्सिस। ठीक है, तो पहले हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस देख लेते हैं। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? गैमीट मदर सेल है, मियोसिस बना, मियोसिस हुआ, एज अ रिजल्ट oocyte बना। ये जो oocyte है वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड जाइगोट ही बन गया, और उससे फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बन गया। ऐसा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, उसकी जो मेन जनरेशन होगी वो हैप्लॉइड होगी, वो डिप्लॉइड नहीं होगी। ये होता है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा? ऑटोमिक्सिस में। पहले देखते हैं ऑटोमिक्सिस में क्या होता है। ऑटोमिक्सिस में गैमीट मदर सेल है, मियोसिस बना, oocyte बनी। oocyte में दो चीजें हो सकती हैं, या तो oocyte में क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके oocyte डिप्लॉइड हो गई, या फिर एक oocyte ने दूसरी oocyte के संग फ्यूज करके डिप्लॉइड हो गई, और एज अ रिजल्ट जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड हुआ। यहाँ पे मेल गैमीट के संग फ्यूजन नहीं हो रहा है, या तो oocyte के अंदर ही एंडोमाइटोसिस हुआ और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो गया और डिप्लॉइड हो गई वो oocyte, या फिर वह एक oocyte दूसरी oocyte के संग फ्यूज होके डिप्लॉइड हो गई, और एज अ रिजल्ट जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड ही था। एपोमिक्सिस में क्या होता है? गैमीट मदर सेल में माइटोसिस होता है। गैमीट मदर सेल में मियोसिस हुआ ही नहीं, माइटोसिस हुआ, तो एज अ रिजल्ट डिप्लॉइड oocyte ही बनी, और जो डिप्लॉइड oocyte बनी उसने डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया, और डिप्लॉइड जाइगोट ने डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ये कुछ टाइप है पार्थिनोजेनेसिस के। ठीक है, तो आई होप पार्थिनोजेनेसिस क्या है ये अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एपोमिक्सिस को हम डिटेल में देखते हैं। सो एपोमिक्सिस इज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। oocyte, सिर्फ oocyte से ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कंसिडर हुआ है। ठीक है, ये जो एपोमिक्सिस है, ये एपोमिक्सिस भी दो टाइप का हो सकता है, एगेमोस्पेरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। ठीक है, सो देखो, एगेमोस्पर्मी इस वर्ड को हम ब्रेक करके देखते हैं। तो जब हम कभी कभी किसी चीज को ब्रेक कर लेते हैं ना, तो एक क्लियर आइडिया हमें मिलने लग जाता है। एगेमोस्पर्मी, ए इज विदाउट, A is without, gamo is fusion, spermy is zygote or seed, so spermy is seed. ठीक है, विदाउट फ्यूजन सीड, सो वो सीड जो कि हमें विदाउट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन मिलते हैं, उन्हें एगेमोस्पर्मी
बोलते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो एगेमोस्पर्मी है ना, ये भी दो टाइप की होती है, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट। नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होता है, हैप्लॉइड oocyte से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस जो हमने अभी टेबल में देखा था। रिकरेंट में क्या होता है? रिकरेंट में जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स हैं वो डायरेक्टली न्यूसेलर सेल से डेवलप हो जाती हैं या फिर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होती हैं। ठीक है, जो हमने दो टाइप देखे थे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के, तो या एक हो सकता है कि या तो मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल वो डिप्लॉयड हो, तो उस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल में माइटोसिस होता है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक हमें इसको प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर किसी भी न्यूसेलर सेल से, कोई भी न्यूसेलर सेल है जो कि डिप्लॉयड है और एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस से डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक मिल जाता है। Diploid egg as well as other diploid cells of embryo sac can grow into normal embryos, क्योंकि एम्ब्रियो तो क्या होता है? डिप्लॉयड ही होता है। तो एग और दूसरी सेल्स एम्ब्रियो सैक की कोई सी भी एक सेल एम्ब्रियो सेल की नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो बनता है उसे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल है रूपस, एप्पल एंड पोआ। पोआ, रूपस एंड एप्पल में इस तरीके से डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल और अदर देन एग लाइक दैट ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। एग के अलावा किसी और सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो जा रहा है जो सेल ऑलरेडी डिप्लॉयड है। कोई भी सेल, इंटेगुमेंट की कोई सेल हो या न्यूसेलस की कोई सेल हो, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस तरीके की जो एम्ब्रियोनी होती है उसे एडवेंटिव या वेजिटेटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन को दे इट गिव राइज टू अ कंडीशन व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि इंटेगुमेंट में तो बहुत सारी सेल्स हैं, न्यूसेलस में भी बहुत सारी सेल्स हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है सिट्रस ओपेंशिया। ठीक है, द नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल। एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज कैसे डेवलप हो सकते हैं? पहली बात तो एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होना, इस फिनोमिनन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इस फिनोमिनन को क्या बोल रहे हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे हो सकती है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है कि जो जाइगोट बना उसमें जो क्लीवेज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज की वजह से दो अलग अलग सेल बन गई, जैसे कि हम ह्यूमंस में आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर ये अलग एम्ब्रियो बना लिया, इसने अलग एम्ब्रियो बना लिया। हो सकता है चार सेल दो क्लीवेज के बाद ये सेल अलग अलग हुई, तो 4 एम्ब्रियो बन गए। तो इस तरीके की जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है उसे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरी, एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। तो एग के अलावा भी एम्ब्रियो सैक में और सेल्स होती हैं, एंटीबॉडियल सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं। तो जब उनसे एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो फिर इस तरीके से पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। जैसे सिनर्जिड से आर्गेमोन मैक्सिकाना ने, और एंटीपोडियल सेल से उल्मस अमेरिकाना में, एलियमोडरम में, इनमें पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। ठीक है, सिनर्जिड में बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म और एन एडिशनल पोलन ट्यूब और डेवलप विदाउट सच फ्यूजन। तो मे बी ये फर्टिलाइजेशन हो जाए एंटीपोडियल्स के संग या सिनर्जिड्स के संग, या फिर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। ठीक है, एम्ब्रियो अराइजिंग फ्रॉम द सेल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली सेल से एम्ब्रियो बन जाए, जो अभी हमने एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में देखा है। न्यूसेलस डेवलप कर ले, हो सकता है कि इंटेक्यूमेंट डेवलप कर ले। तो इस तरीके की जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो सिट्रस, यूजीनिया, मेंजीफेरा में होती है। फिर एम्ब्रियोज फॉर्म
फ्रॉम एंडोस्पर्म। कई बार एंडोस्पर्म भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि बेलेनोफोरा और एलिनस। तो ये इतने टाइप की जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो हो सकती है प्लांट्स में। ठीक है, सो थैंक यू। Please do like and subscribe my channel. It gives me a lot of motivation when you people like and subscribe my channel. Also comment in the comment box. Please comment in the comment box. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो ये मेरी वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बायो के मॉक टेस्ट, क्विजेस और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है, www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। ठीक है, और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।